हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। हम सभी लोग पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में अपना गाय की नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे, जो विभिन्न प्रकार की नस्लें अलग अलग एरिया की हैं। तो उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने भारवाही नस्लें एवं दुग्ध प्रयोजनीय नस्लें इनको कर लिया था। तो भारवाही प्रयोजनीय नस्लों का तात्पर्य को जो सामान ढोने के लिए उपयुक्त होती हैं, और दुग्ध प्रयोजनीय तो आप सभी लोग जानते हैं, जिनका फोकस मेन रूप से दुग्ध उत्पादन पर रहता है। तो आज हम सभी लोग द्विप्रयोजनीय नस्लों पर चर्चा करेंगे। तो द्विप्रयोजनीय नस्लें का तात्पर्य क्या है? द्विप्रयोजनीय नस्लों का तात्पर्य यह है कि जिनका प्रयोग जैसे हम भारवाहन में भी कर सकते हैं और दुग्ध उत्पादन के लिए तो करते ही हैं। तो उन्हीं पर बात करेंगे, जैसे आपकी थारपाकर हो गई, मेवाती हो गई, अंगोली हो गई, जो ये कुछ किस्में हैं, इन सब पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियोज़ की सूचना मिल जाए। तो कुछ नोट कर लेते हैं यहाँ द्विप्रयोजनीय नस्लें कौन कौन सी हैं, ताकि आपसे पूछा जाए कि अगर प्रश्न आपका यह बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विप्रयोजनीय नस्ल का उदाहरण है, तो आप सभी लोग अच्छे से बता पाएँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, आपको अच्छे से समझा दूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपको नोट करा दूँगा। तो कुछ उदाहरण जैसे थारपाकर हो गया, देवनी, निमारी, डांगी, हरियाणवी हो गया, राठी, ये सभी द्विप्रयोजनीय नस्लों का उदाहरण है। कौन कौन सी, तो इसको नोट करते हैं। राठी हो गई आपकी, हरियाणवी हो गई, राठी हो गई, हरियाणवी हो गई, थारपाकर हो गई, थारपाकर हो गई दोस्तों, अंगोली, देवनी, निमारी, अंगोली, देवनी, कांकरेज, ये हो गई कांकरेज। तो ये सभी आपकी द्विप्रयोजनीय नस्लों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उन सभी बिंदुओं पर हम सभी लोग बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगी। तो पहले हम सभी लोग राठी पर बात करते हैं। तो राठी के अगर हम उत्पत्ति इलाके की बात करते हैं दोस्तों, तो अलवर एवं राजस्थान है, ठीक है। इसके कुछ प्रजनन केंद्र जैसे कि नौहर हो गया आपका, नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है। अनूपगढ़ जो कि गंगानगर में स्थित है। अच्छा, जो राठी जात है, जो राठी या मतलब जो गाय की किस्म है दोस्तों, यह राठी एक प्रकार का जनजात समुदाय था, उसी के नाम से लेकर के यह प्रेरित है, तो उसी के नाम पर रखा गया था। जैसे जो राठी जनजात है, उसी स्थानीय नाम पर इस गाय की किस्म का नाम रख दिया गया था। तो इनके प्रजनन केंद्रों की बात करें तो नौहर हो गया आपका, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, अनूपगढ़ जो गंगानगर में स्थित है। इसकी उत्पत्ति राजस्थान का जो अलवर इलाका है वहाँ मानी जाती है, और यह आमतौर पर इसको जो राठी कहा जाता है, यह लाल सिंधी एवं साहिवाल जो है, इनका क्रॉस करा के यह उत्पन्न करी गई। कौन कौन सी, तो लाल सिंधी हो गई आपकी और साहिवाल हो गई, इनका आपस में संकर कराया गया, तब इसकी उत्पत्ति हुई। और इसे कामधेनु की सभी संज्ञा दी जाती है। अच्छा, कामधेनु की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि राजस्थान इलाका अपना शुष्क इलाका है, तो वहाँ की यह मुख्य दुधारू नस्ल है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है। तो एक एक करके हम सभी लोग अब नोट कर लेते हैं। जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तो अभी नोट करते करते आप सभी लोगों को बता देंगे हम। तो पहला हमारा बिंदु क्या है, इसको पहले हम सभी लोग उत्पत्ति देखते हैं। क्या देखते हैं, तो उत्पत्ति या किस इलाके से संबंधित है। तो इसके अगर हम इलाके की बात करते हैं तो राजस्थान का जो अलवर इलाका है, राजस्थान में अलवर से संबंधित, ये हो गया कब आपका उत्पत्ति स्थान, जो कि एक तौर पर राठ क्षेत्र इलाका, जो स्थानीय इलाका है वह कहा जाता है। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, तो इसकी उत्पत्ति दोस्तों, इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, तो इसकी उत्पत्ति क्या करा गया, लाल सिंध, लाल सिंध और जो आपकी साहिवाल है, इनके मध्य क्रॉस कराया गया। क्या कराया गया, तो इनके मध्य क्रॉस कराया गया, तब जाकर के राठी की उत्पत्ति हुई। तो क्या कराया गया, संकर किस्म,
इनके मध्य संकर कराया गया, तब जाकर इसकी उत्पत्ति हुई। और इसके कुछ प्रजनन केंद्रों की हम सभी लोग बात करते हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं प्रजनन केंद्र। तो प्रजनन केंद्र, ये हो गया आपका प्रजनन केंद्र। तो आपके प्रजनन केंद्र नोहर आपका जो हनुमानगढ़ में स्थित है, नोहर ये कहाँ स्थित है, ये हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। नोहर आपका हनुमानगढ़ में स्थित है। अनूपगढ़ आपका गंगानगर में स्थित है, अनूपनगर, अनूपगढ़ है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, नगर नहीं होगा ये आपका अनूपगढ़ होगा। अनूपगढ़ कहाँ स्थित है, गंगानगर में स्थित है। अनूपगढ़ आपका गंगानगर में स्थित है। तो ये हो गए आपके प्रजनन गए, तो कुछ जो आपकी राठी। अच्छा, इसकी जो यह भी नोट कर लेते हैं किसके नाम पर रखा गया, तो ये राठी जनजाति के नाम पर, राठी किस्म का नाम राठी जनजाति से प्रेरित है। राठी जनजाति से प्रेरित, तो इसका नामकरण जो राठी जनजाति स्थानीय है उसी के नाम पर रखा गया है। कि अच्छा, अब हमने इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उस पर बात कर ली। अब हमारा अगला बिंदु क्या है, यह राजस्थान की मुख्य दुधारी नस्ल होने के कारण इसे हम कामधेनु भी कहते हैं। तो इसे कामधेनु भी कहा जाता है, कामधेनु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो यह राजस्थान की मुख्य दुधारी नस्ल है। राजस्थान मुख्य दुधारू नस्ल। यह हो गई। यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो जो आपका उत्तर पश्चिमी राजस्थान है उसके बीकानेर हो गया, गंगानगर, इनके साथ साथ गुजरात के इलाकों में भी कुछ पाई जाती है। तो वितरण की बात करते हैं। वितरण, इसका वितरण कहाँ है, तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, जैसलमेर, गंगानगर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर, तथा गुजरात के कुछ इलाकों में पाई जाती है, तथा गुजरात के कुछ इलाकों में पाई जाती है। तो इसके वितरण की अगर हम बात करें तो आपका जो उत्तर पश्चिम राजस्थान का जो गंगानगर है, जैसलमेर हो गया, ठीक है, बीकानेर हो गया, तथा गुजरात के कुछ इलाकों में इसका वितरण है देखने को हमें मिलता है। अच्छा, इसकी कुछ विशेषताओं की हम बात करते हैं तो इसका जो कद होता है छोटा होता है अपेक्षाकृत, लंबा इसका जो सर होता है सफ़ेद जो रंग इसका होता है दोस्तों वह सफ़ेद होता है। तो यही कुछ इसकी आमतौर पर इसकी विशेषताएँ थी जो आपके लिए इतनी खास नहीं, क्योंकि अब 2 सींग हैं 4 पैर हैं ये इतना मायने नहीं रखता। तो जो आपके इंपॉर्टेंट बिंदु थे मैंने नोट करा दिए। बाकी आप सभी लोग कोई बुक तो फॉलो कर ही रहे होंगे, आप बुक से भी पढ़ते रहिए अच्छे से। तो ये हो गई हमारी राठी। इसमें राठी जो गाय की किस्म है, इससे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हो गए आपके। अब हम बात करते हैं हरियाणवी को। तो हरियाणवी दोस्तों यह उत्तर भारत की मूल निवासी किस्म है। उत्तर भारत की मूल निवासी एक प्रकार की किस्म का उदाहरण है, ठीक है। यह हरियाणा का जो हरियाणा में एक हिसार इलाका पड़ता है वहाँ पर आमतौर पर देखने को इसको, हरियाणा का जो रोहतक इलाका है वहाँ इसको देखने को हमें मिलता है। इसके अगर हम प्रजनन की बात करते हैं, जो प्रजनन क्षेत्र होते हैं, हिसार हो गया, रोहतक, सोनीपत,
गुड़गांव, जींद, झज्जर आदि इलाकों में इसके प्रजनन केंद्र स्थित हैं। कहाँ कहाँ? तो हिसार हो गया, रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, आपका सोनीपत हो गया, गुड़गांव, जींद, इन सभी इलाकों में इसके क्या है? प्रजनन है। यह हिसार तथा हाँसी के नाम से प्रेरित भी है। अच्छा, इसकी कुछ विशेषताओं की हम सभी बात करते हैं तो इसका शरीर जो होता है सुदृढ़ होता है दोस्तों, सींग अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, ठीक है। और इसका जो चेहरा होता है वह हल्का संकीर्ण होता है परंतु लंबा होता है। तो जो द्विप्रजननीय नस्लें हैं उन सब में क्या होती है? अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है श्रेष्ठ किस्म की गुड़गांव तथा दिल्ली आदि इलाकों में इसका वितरण भी पाया जाता है। तो नोट करते हैं जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इसकी हम सभी लोग सबसे पहले उत्पत्ति नोट कर लेते हैं। उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति क्या है? हरियाणा का जो रोहतक इलाका माना जाता है। हरियाणा का रोहतक इलाका, हरियाणा का आपका हो गया रोहतक। इसको अलग कलर से कर देते हैं। ये हो गया आपका उत्पत्ति, ठीक है। अब हम सभी लोग, यह है कहाँ की किस्म? तो उत्तर भारत की मूल निवासी किस्म है। उत्तर भारत एक थोड़ा अलग फैक्ट हो गया। तो उत्तर भारत की मूल निवासी, मूल निवासी किस्म। अच्छा, उत्तर भारत कौन सा? हमने मैप बना करके आप लोगों को कई बार बताया भी है। जैसे ये इलाका हो गया आपका, तो ये हो गया पूर्व आपका, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण आपका, ठीक है। तो ऐसा ही नक्शा भी करके कुछ ऐसा है आपका। तो यही है आपका उत्तरी इलाका। तो उत्तर भारत जो है इधर का इलाका आपका बाएं साइड का, तो मूल निवासी किस्मों में से एक। और इसकी हम, ये हरियाणा, तो जो हिसार है, हरियाणा में एक हिसार इलाका तथा हाँसी के नाम से प्रेरित भी है। अच्छा, इसके कुछ प्रजनन पथों के नोट कर लेते हैं सभी लोग। प्रजनन पथ कौन कौन से हैं? प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र इसके कौन कौन से हैं? तो प्रजनन केंद्र आपके हिसार हो गया, रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, जिंद हो गया, गुड़गांव, सोनीपत, यही हैं। तो इनको नोट करते हैं। हिसार, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, जींद, झज्जर, झज्जर जिले शामिल है इसमें। झज्जर जिले शामिल। तो ये हो गया इसके प्रजनन क्षेत्र। अच्छा दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये फैक्ट अधिक है, कुछ कर नहीं सकते। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि गाय की 2 आँखें होती हैं, 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। होते हैं तो मतलब होते ही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका पढ़ना तो आपको पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बाकी आप भरोसा रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो भी उचित कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा भी रहा हूँ, तो आप बाकी भरोसा भी रख सकते हैं। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी भी करते रहिए। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु हमारा है, द्विप्रजननीय नस्लें हैं जो, उसमें से श्रेष्ठ नस्ल है। इसके वितरण की अगर हम बात करते हैं तो गुड़गांव, दिल्ली आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका वितरण क्या है इसका? दिल्ली, गुड़गांव आदि क्षेत्र
तथा द्विप्रजननीय नस्लों में श्रेष्ठ नस्ल। जो द्विप्रजननीय नस्लें हैं उसमें श्रेष्ठ नस्ल का उदाहरण है। श्रेष्ठ नस्ल, ठीक है। और इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है? इसका जो शरीर होता है सुदृढ़ होता है, जो चेहरा होता है हल्का लंबा होता है, संकीर्ण होता है, सींग लंबे होते हैं। तो उन्हीं को नोट करते हैं। इसका चेहरा कैसा होता है? चेहरा लंबा संकीर्ण, लंबा एवं संकीर्ण, ये हो गया आपका चेहरा। इसका शरीर सुदृढ़ एवं मजबूत, शरीर इसका मजबूत एवं सुदृढ़ होता है, ठीक है। सींग अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, सींग अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। तो ये कुछ इसकी शारीरिक बनावट से संबंधित कुछ विशेषताएं हो गई। अब हम बात करते हैं इसके पूंछ के बारे में। पूंछ जो होती है दोस्तों घुटने तक लंबी होती है। छोर पर जो छोर होता है पूंछ का, उसके छोर पर हल्का काले बालों का जो होता है गुच्छा होता है। तो पूंछ जो होती है घुटनों तक लंबी होती है, जैसे आपने देखा होगा। ये इसके गाय के पैर हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हालांकि इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी क्या कर सकते हैं, आप समझ तो सकते ही हैं। ये इसके खुर हो गया। तो जो इसकी पूंछ होगी ये है पूंछ जो होती है दोस्तों, घुटनों तक लंबी होती है। यह जो इसका घुटना हो गया पैर का, यहाँ तक हो गया, ठीक है। और छोर जो होता है इसके काले बालों का गुच्छा होता है इसके छोर पर। हालांकि कलर तो हम सफ़ेद इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ ताकि आपको दिखे, क्योंकि ब्लैक इसका बैकग्राउंड है। तो काले बालों का जो होता है यह गुच्छा होता है, काले बालों का गुच्छा, काले बालों का गुच्छा हो गया आपका ये। तो जो इसका छोर होता है वहाँ पर काले बालों का गुच्छा होता है, ठीक है। और पूंछ जो उसकी लंबाई की बात करते हैं तो घुटनों तक लंबी होती है। ये इसकी लंबाई की बात करें घुटनों तक लंबी होती है। घुटनों तक लंबी होती है। तो ये आपकी जो हरियाणवी किस्म है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गए जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब हम सभी लोग थारपाकर पर चर्चा करेंगे। तो थारपाकर को लेकर के समझते हैं कौन कौन से बिंदु आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट। तो थारपाकर की अगर हम दोस्तों इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान का जो सिंध इलाका है उसको माना जाता है। जो पीठ होती है, जो इसकी बनावट की अगर हम बात करें, जो आपकी थारपाकर है इसकी जो पीठ होती है यहाँ पर क्या होता है, हल्के धूसर कलर के, जो हल्का धूसर कलर होता है उसके धब्बे पाए जाते हैं। मटमैले रंग की धारियाँ बनी होती हैं, ऐसे ऐसे धूसर कलर की मटमैले रंग की जो होती हैं धारियाँ बनी होती हैं। अगर पूँछ की इसकी बनावट की बात करें तो लंबी, पतली तथा फेटलॉक प्रकार की होती है। फेटलॉक जॉइंट तक लटकी हुई होती है, ठीक है। पूँछ इसकी कैसी होती है, तो लंबी होती है, पतली होती है, फेटलॉक जॉइंट तक लटकी हुई होती है। और अगर इसकी अन्य बनावट की बात करें तो लंबे, चौड़े एवं लटके हुए कान होते हैं, जो कि इसके प्रकार की मुख्य विशेषता है। कैसे? इसके जो कान होते हैं अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं, लंबाई में भी अधिक होते हैं और लटक में होते हैं। लटक ऐसे लटके हुए कान होते हैं इसके। तो ये हो गई आपके तो खैर इसको नोट करते हुए चलते हैं। जो इसका दूध होता है थारपाकर का,
थारपाकर के दूध की अगर हम वसा की बात करते हैं तो करीब 4.4% होता है, और एसएनएफ जो होता है 9% होता है। इसके दूध का जो पोषण मूल्य होता है अधिक होता है। अच्छा, इसके औसत जीवन काल कितना होता है? तो औसत जीवन काल 25 वर्ष होता है, तथा अपने औसत जीवन काल में करीब 14 से 18 बछड़े देती है। मतलब समझ रहे हैं, 14 से 18 बछड़े अपने जो इसका औसत जीवन काल है उसमें यह जन्म देती है। ठीक है, और यह पश्चिमी शुष्क इलाके क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर भी पाई जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। खैर, नोट करते हैं इसकी उत्पत्ति जो है। इसकी उत्पत्ति सबसे पहले देखते हैं। इसकी उत्पत्ति क्या है? तो पाकिस्तान का सिंध इलाका। पाकिस्तान का सिंध इलाका, ये हो गया आपकी उत्पत्ति स्थल। अच्छा, यह पश्चिमी राजस्थान तथा सीमा पार सिंध में से भी संबंधित है। कहाँ? तो इसकी उत्पत्ति जो है पश्चिमी राजस्थान से दोस्तों, और तथा सीमा पार सिंध से भी संबंधित है। अच्छा, जो पीठ के ऊपर इसकी सारी विशेषताएं नोट करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो पीठ के ऊपर हल्के धूसर या फिर मटमैले रंग की क्या पाई जाती हैं? धारियाँ पाई जाती हैं। तो नोट करते हैं, पीठ के ऊपर हल्के धूसर को हम क्या कह सकते हैं? मटमैला कह सकते हैं। मटमैले रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। मटमैले रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। तो ये हो गई, मटमैले रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। इनकी जो पूँछ होती है, इनकी कुछ शारीरिक विशेषताओं की बात करते हैं। क्या शारीरिक विशेषता? इसकी शारीरिक विशेषता क्या है? तो शारीरिक विशेषता यह है कि लंबे चौड़े एवं लटके हुए कान। ये हो गई आपकी एक विशेषता। अगली विशेषता यह है कि पूँछ जो होती है लंबी पतली, पूँछ लंबी पतली पूँछ इसकी लंबी पतली तथा फेटलॉक। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते ताकि आप लोग को याद रहे। तथा फेटलॉक जॉइंट तक लटकती हुई। तो यह इसकी पूँछ हो गई। फेटलॉक जॉइंट तक इसकी लटकती हुई पूँछ हो गई दोस्तों। अच्छा, ये हो गई शारीरिक बनावट से लेकर के कुछ। अब हम सभी लोग इसकी जो वसा है इसकी मात्रा नोट करते हैं। वसा इसमें कितनी पाई जाती है? तो वसा इसमें 4.4% पाई जाती है, जबकि एसएनएफ जो है वह 9% पाया जाता है। तो वसा 4.4% हो गया आपका एसएनएफ। ये हो गया आपका 9%। थारपाकर की हम सभी लोग बात कर रहे हैं। इसका जो दूध होता है उसका पोषण मूल्य अधिक होता है। दूध का सबसे अधिक पोषण मूल्य
ये हो गया आपका, ठीक है। इसका पोषण मूल्य का तात्पर्य क्या, न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो अपेक्षाकृत इसमें अधिक पाई जाती है। औसत जीवन काल, औसत जीवन काल, इसका औसत जीवन काल कितना है, तो 25 वर्ष है, 25 वर्ष। तथा 14 से 18 बछड़े जन्म देती है, तथा 14 से 18 बछड़ों को जन्म देती है। ये हो गया दूध का सबसे अधिक पोषण मूल्य। औसत जीवन काल इसका 25 वर्ष तथा 14 से 18 बछड़ों को जन्म देती है। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में भी पाई जाती है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इसके अन्य नामों को चर्चा करते हैं। अन्य नाम, तो इसको अन्य नाम इसके कौन कौन से, ग्रे सिंधी हो गई, थारी हो गई, या फिर इसको हम सफ़ेद सिंधी के नाम से भी जानते हैं। तो अन्य नाम इसके कौन कौन से हो गए, ग्रे सिंधी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है दोस्तों, ग्रे सिंधी, थारी या सफ़ेद सिंधी। के नाम से इसको जाना जाता है। रेगिस्तान की जो आप सभी लोग सिचुएशन से वाकिफ़ हैं, कितना अधिक आप सभी लोग सिचुएशन से तो वाकिफ़ हो, कितनी अधिक जो प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यह अच्छा दुग्ध उत्पादन करती है, ठीक है। इसका वितरण कहाँ कहाँ है, इसको देख लेते हैं। इसका वितरण क्या है, तो इसका वितरण जो राजस्थान का इलाका है वो जैसलमेर हो गए, जैसलमेर जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये सभी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान, अच्छा, इसका एक प्रजनन केंद्र बहुत प्रचलित है, चर्चित प्रजनन केंद्र, तो इसका प्रजनन केंद्र कौन सा है, चांदन, जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो चांदन, यह जैसलमेर में स्थित है। तो क्या करते हैं, एक बार हम सभी लोग सरसरी नज़र से इस पे पूरा अपना रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा है अभी तक, इसको देख लेते हैं। तो राठी से लेकर के हमने शुरुआत करी थी, तो इसको रिवीजन करते हैं। तो राठी जो है आपके दोस्तों, इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो राजस्थान के अलवर इलाके से, यह लाल सिंधी तथा साहिवाल सिंधी के संकर से उत्पत्ति इसकी हुई है। इसके प्रजनन केंद्रों की अगर हम बात करें तो नोहर जो कि आपका हनुमानगढ़ में स्थित है, अनूपगढ़ जो कि गंगानगर में स्थित है, वहाँ पर इसके प्रजनन केंद्र स्थित है। तो राठी किस्म है गाय की, इसका नाम राठी जनजात से प्रेरित है। कामधेनु भी इसको कहा जाता है, राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पर इसको कामधेनु से भी कहते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार की दुधारू नस्ल भी है। वितरण उत्तर पश्चिम राजस्थान के गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर तथा गुजरात के कुछ इलाकों में पाई जाती है। अब हरियाणवी किस्म की बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति हरियाणा के रोहतक क्षेत्रों से, यह उत्तर भारत की मूल नस्लों में से एक है। प्रजनन केंद्र इसका हरियाणा का जो हिसार क्षेत्र है, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, जींद, झज्जर जिले आदि शामिल हैं इसमें, इसके प्रजनन केंद्रों के तौर पर। अच्छा, वितरण इसका गुड़गांव, दिल्ली आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो है द्विप्रजनी नस्लों में श्रेष्ठ नस्ल का एक उदाहरण है, यह सर्वश्रेष्ठ नस्ल का उदाहरण है, ठीक है। विशेषताएं इसकी कौन कौन सी, इसका चेहरा जो होता है अपेक्षाकृत लंबा होता है, संकीर्ण होता है, शरीर सुदृढ़ एवं मजबूत भी होता है, सींग अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, घुटनों तक इसकी लंबाई होती है, इसकी जो पूँछ होती है, इसकी पूँछ की लंबाई घुटनों तक होती है। जो इसका छोर होता है पूँछ का, उसमें काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। थारपाकर की उत्पत्ति पाकिस्तान के सिंध इलाका क्षेत्र में पाई जाती है।
विशेषताएं इसकी कौन कौन सी, तो पीठ का जो होता है ऊपरी सिरा, वहाँ पर हल्के धूसर या मटमैले रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। शारीरिक विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं, लंबे चौड़े एवं लटकते कहे कान पाए जाते हैं। लटकते कान हमने बताया भी आपको, नीचे की ओर हल्का पाए जाएंगे, अपेक्षाकृत लंबाई में भी अधिक हैं और चौड़े तो हैं ही हैं। खैर, पूंछ जो होती है लंबी पतली पूंछ होती है। कैसी होती है, ये पतली तथा फेटलॉक ज्वाइंट तक लटकती हुई। कहाँ तक, तो फेटलॉक ज्वाइंट तक लटकती हुई। अच्छा, ये दोस्तों आप लोग याद रखिए क्योंकि ये आया हुआ एक बार है, एक बार प्रश्न पूछा भी गया था। तो फेटलॉक ज्वाइंट तक लटकती हुई पाई जाती है। जो थारपाकर है उसकी अगर वसा की बात करें तो 4.4%, जबकि SNF 9% पाया जाता है इसमें, थारपाकर की किस्म में। दूध का सबसे अधिक पोषण मूल्य भी है। औसत जीवन काल की अगर हम बात करें तो 25 वर्ष है। थारपाकर करीब इसकी जो जीवन काल की लंबाई बात करें तो 25 वर्ष है तथा अपने संपूर्ण जीवन काल के दौरान करीब 14 से 18 बछड़ों को जन्म देती है। अन्य नामों की अगर हम बात करें तो इसको ग्रे सिंधी के नाम से भी जानते हैं, थारी के नाम से भी जानते हैं और सफ़ेद सिंधी भी कहते हैं। क्या, तो ग्रे सिंधी, थारी और सफ़ेद सिंधी ये नाम अन्य नाम पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक थारपाकर का अन्य नाम है या उपनाम से जानी जाती है। इसका वितरण हो गया आपका जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जो कि पश्चिमी राजस्थान के हिस्से हैं। प्रजनन केंद्रों की बात करें तो चांदन जो कि बहुचर्चित है तथा आया हुआ भी एक बार है, तो इसके आप सभी लोग याद रखिए, इसको मैं हाईलाइट करे हुए दे रहा हूँ। कोई तो रुक जाओ भाई, ये स्टार बनाए दे रहे हैं, ये आया हुआ भी है, ये अन्य नाम भी पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिए आप सभी लोग। तो कांकरेज के बारे में हम सभी लोग दोस्तों कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कोई अगर सुझाव हो या कोई कमी भी हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप सभी लोग बता सकते हैं। मैं वैसे पहले PDF के माध्यम से आप सभी लोगों को पढ़ा रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा उचित नहीं लगा, इसलिए मुझे लगा कि आपको थोड़ा अपने आप लिख के बताया जाए ताकि और अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। क्योंकि लिखी हुई चीज़ को पढ़ना थोड़ा ठीक नहीं लगता। अगर आप सीधे पढ़ देते हैं 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो ये मेरे ख्याल से अगर लिख कर बताया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि जो चीज़ें PDF के माध्यम से, जैसे कुछ फैक्ट ही बचा, भारत की राजधानी क्या है, लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसमें क्या मैं लिख के बताऊँगा। तो इसको फैक्ट अगर कुछ बहुत ज़्यादा है तो उसको मैं PDF के माध्यम से आप सभी लोगों को पढ़ा दूँगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा 1-2 जो अन्य लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ अदर टीचर्स के माध्यम से पढ़ाई जो क्लासेस हैं उपलब्ध कराई जा सके। और एक दिन में कोशिश करेंगे आप सभी लोग को 2 वीडियो मिल जाए। तो वही एक थोड़ा बातचीत चल रही है, जैसे बात संपन्न होती है तो अगले टीचर भी लाए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।